तो यार देखो, अब आ गए हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पे। जनरली क्या होता है, ये अलजेब्रा भी होती है, मैट्रिसेस की अलजेब्रा के ही पार्ट होते हैं सब, ठीक है। इसके बाद हम जो भी देखेंगे ना, मैट्रिसेस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इक्वालिटी, अलजेब्रा देखेंगे हम, मतलब बेसिकली मैट्रिसेस की मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो देखो क्या कहता है, दो मैट्रिसेस इक्वल कब होंगे, ये तीन कंडीशन मेट होनी चाहिए, ठीक है। कौन कौन सी? पहली कि उनकी सेम नंबर ऑफ रोज होनी चाहिए, ठीक है, फर्स्ट, ठीक है। सेकंड, उनके सेम नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए। इन दोनों को मैं क्लब करके लिख सकता हूँ ना कि देयर ऑर्डर्स शुड बी इक्वल, है ना। इसका मतलब पहले वाले का m1 क्रॉस n1, अगर पहला मैट्रिक्स A है, अगर उसका ऑर्डर है m1 क्रॉस n1 और सेकंड वाले का है m2 क्रॉस n2, तो सीधी सी बात है भाई, m1 इक्वल टू m2 होना चाहिए और n1 इक्वल टू n2 होना चाहिए। वो ये कह रहा है, मतलब ये इक्वल टू ये होना चाहिए। सिंपल सी बात ये है, अगर ये 3 क्रॉस 4 का है तो ये भी 3 क्रॉस 4 का होना चाहिए। पहले दो पॉइंट्स तो देखो ये बताते हैं। लास्ट वाला कहता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विद इन ईच मैट्रिक्स आर इक्वल, यानी कि अगर मेरे पास कुछ ऐसा लिखा है ABCD, है ना, और यहाँ पे लिखा हुआ है XYZ और W, अगर ये मैं कहता हूँ मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो सबसे पहले देखो क्या कंडीशन है कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2, भाई 2 रोज 2 कॉलम। इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2, 2 रोज 2 कॉलम, है ना। तो इनके ऑर्डर सेम है, 2 क्रॉस 2 की है दोनों मैट्रिसेस। तो ये तो हो गया अपना ऑर्डर सेम, पहले दो पॉइंट की कंडीशन मेट कर गई यहाँ पे। अब बचा लास्ट पॉइंट कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विद इन ईच मैट्रिक्स इक्वल होने चाहिए। तो अगर मैं कहता हूँ कि ये पूरा मैट्रिक्स इक्वल है इस पूरे मैट्रिक्स से, तो इसका मतलब ये है A इक्वल टू एक्स, B इक्वल टू वाई, C इक्वल टू जेड और D इक्वल टू डब्ल्यू। ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ना, इसकी पोजीशन क्या है? A11 यहाँ पे, इसकी पोजीशन क्या है? A11 यहाँ पे, इसकी पोजीशन क्या है? A12, है ना, 1 2 पोजीशन पे है। इसकी पोजीशन क्या है? A12। तो ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशंस वाले हैं ना, ये सब इक्वल हो जाने चाहिए अगर मैं कह रहा हूँ ये इक्वल है। इतनी सी बात है, ठीक है। उसके बाद देखो एग्जाम्पल, देखो किस टाइप का होता है इसमें। अगर सपोज करो मुझे ऐसा कुछ दिया है x+3, यहाँ पे -6, b -3, ये इक्वल है 0 -6 2b+4 के। तो देखो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है? ये कह रहा है इक्वल हैं, तो देखो मुझे दिख भी रहा है कि इनका ऑर्डर क्या हुआ, इनका ऑर्डर हुआ 3 क्रॉस 1 दोनों का, ठीक है। ये तो हमने ऑर्डर सेम हो गए। उसके बाद क्या है भाई, इनके एलिमेंट भी सेम होने चाहिए अगर ये इक्वल हैं। अगर ये इक्वल है तो भैया इनके एलिमेंट भी तो सेम होने चाहिए। तो x+3 इक्वल टू 0, -6 इक्वल टू -6, देखो वो तो हो ही रहा है, ये भी सेम होना चाहिए, b -3 इक्वल टू 2b+4। अब वो मुझसे कह रहा है भाई फाइंड x एंड b, तो मैं निकाल सकता हूँ ना। मैं कैसे निकालूंगा? मैं इक्वेट कर दूंगा। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? x इक्वल टू -3, b क्या मिलेगा? b -2b इक्वल टू 4+3, -b इक्वल टू 7, b यहाँ से मेरे को मिल जाएगा -7। यहाँ से मैं कह सकता हूँ x इक्वल टू -3 और b इक्वल टू -7। तो इस टाइप से आप देख सकते हो कि अगर दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो हम उनको इवेल्युएट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें कुछ आपको वेरिएबल डाल के दे देगा, बोलेगा भाई ये इक्वल है तो आप ये निकालो इसकी वैल्यू, ऐसी करके आपको क्वेश्चन देता है वो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पे जनरली। बट इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस समझ आना चाहिए। अब अगर सपोज करो आपको ऐसा कुछ एग्जांपल देता है, एक यहाँ पे लिख देता है 2x x+1 2 2 इज इक्वल टू 4 3 1 2। ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है। मुझे देख के बताओ क्या ये इक्वल हैं? यहाँ लिखा है इक्वल, तो वो कहता है x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करो अगर ये इक्वल हैं। देखो मैं इसको इवेल्युएट करूँगा, मैं लिखूँगा भाई 2x इक्वल टू 4, फिर मैं लिखूँगा x+1 इक्वल टू 3,
पर भाई इनको सॉल्व करने से पहले ज़रा देखो, ये एलिमेंट तो अलग है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए था अगर ये इक्वल है, तो नहीं हो रहे, इसका मतलब नो सॉल्यूशन, x के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है ऐसा, ठीक है। तो जब भी दो मैट्रिसेस अगर इक्वल हैं तो उनके जो एलिमेंट्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, वो भी इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अब एक चीज़ हमने सेट में भी पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, कि दो सेट इक्वल कब होते हैं, जब उनके अंदर के एलिमेंट्स सेम होते हैं, इस टाइप से। फिर हमने एक चीज़ पढ़ी थी इक्विवेलेंट सेट, कि भाई नंबर ऑफ़ एलिमेंट अगर सेम हो जाए, अगर यहाँ पर WZ अलग एलिमेंट है, ठीक है, अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट अलग हो जाए दो सेट के, तो इनको हम बोल देते हैं इक्विवेलेंट सेट। नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम है पर एलिमेंट्स की वैल्यूज़ अलग हो गई, है ना, तो ये हो जाते हैं इक्विवेलेंट सेट। उसी तरीके से सेम तरीके से हम यहाँ पर क्या करते हैं, अगर दो मैट्रिसेस हैं, उनकी वैल्यूज़ अलग हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की वैल्यूज़ अलग हैं, पर उनके ऑर्डर सेम है, हम उनको बोल देते हैं इक्विवेलेंट। सपोज़ मेरे पास अगर कुछ दो मैट्रिक्स ऐसे लिखे हैं 1 2 3 4 और एक मैट्रिक्स लिखा है 5 6 7 8, ये इक्वल तो नहीं है क्योंकि देखो एलिमेंट इक्वल नहीं हो रहे अंदर के, पर इनके ऑर्डर बराबर हैं 2 क्रॉस 2, तो इनको इस टाइप के मैट्रिसेस को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट, ठीक है, नॉट इक्वल बट इक्विवेलेंट, ध्यान रखना इसका। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि अगर एक मैट्रिक्स है, इसमें 10 एलिमेंट हैं, अगर एक मैट्रिक्स में 10 एलिमेंट हैं तो इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं। तो हमें पता था कि मैट्रिक्स के एलिमेंट कैसे निकालते हैं, जो उसका ऑर्डर होता है m क्रॉस n, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर मैं नंबर ऑफ़ रोज़ को मल्टीप्लाई कर दूँ नंबर ऑफ़ कॉलम, यही तो ऑर्डर होता है ना, और ये मुझे दे देता है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स एक मैट्रिक्स में। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है, उसने कहा 10 एलिमेंट्स हैं, तो 10 कैसे कैसे आया होगा, या तो नंबर ऑफ़ रोज़ 2 रही होंगी या 5 रही होंगी, है ना, तब आया होगा 10, या तो नंबर ऑफ़ रोज़ 5 रही होंगी, कॉलम 2 रहा होगा, तब 10 आया होगा, या तो ऐसे आया होगा 10। और कैसे आ सकता है 10 आ सकता है 1 इंटू 10 करके 10। ये किस टाइप का मैट्रिक्स हुआ कि भाई देखो इसमें एक वो रही होगी रो और 10 कॉलम रहे होंगे यहाँ पे, ऐसे करके यहाँ पे रहे होंगे, यहाँ पे रहा होगा A1 A2 और A10 तक, ऐसे एलिमेंट होंगे कुछ। तो ये 1 क्रॉस 10 का क्या बोलते थे इसको, जिसमें एक सिंगल रो मैट्रिक्स बोलते थे ना इसको, मतलब एक इस टाइप की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक हो सकता है 10 क्रॉस 1 की, ये भी 10 हो सकता है। तो मेरे पास टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं यहाँ पे 4, है ना, तो हमारा आंसर आया 4। 4 पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। एक हो सकता है अगर मैट्रिक्स A है तो उसका ऑर्डर हो सकता है 2 क्रॉस 5, है ना, उसका ऑर्डर हो सकता है 5 क्रॉस 2, उसका ऑर्डर हो सकता है 1 क्रॉस 10, और उसका ऑर्डर हो सकता है 10 क्रॉस 1। सिंपल। अब देखो यहाँ पे भी इक्वालिटी पे एक और क्वेश्चन आ गया, ये DU चैट में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो इसमें सिंपल क्या है, कह रहा है भाई ये दो मैट्रिक्स इक्वल है, मुझे पता है ये 3 क्रॉस 1 ऑर्डर के हैं दोनों के दोनों, है ना, कॉलम मैट्रिक्स हैं दोनों के दोनों, एक ही कॉलम है ना बस, तो कॉलम मैट्रिक्स हैं। अब क्या है, वो कह रहा है इक्वल हैं, इक्वल जब होते हैं ऑर्डर तो सेम है, और करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज़ हैं, मतलब ये इसके इक्वल होनी चाहिए, ये इसके इक्वल होनी चाहिए, और ये इसके इक्वल होनी चाहिए। तो भाई अगर ये इक्वल हैं तो x प्लस वाई जेड इक्वल टू 9 होना चाहिए, x प्लस जेड होना चाहिए 5, और y प्लस जेड होना चाहिए 7, ये इक्वल है। अब मैं इनको सॉल्व कर सकता हूँ, मेरे पास 3 इक्वेशन हैं और 3 वेरिएबल हैं, ठीक है, 3 इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ 2 और 3 को। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ माइनस माइनस दिख रहा होगा आपको, चलो मैं अलग से ले लेता हूँ 5, y प्लस जेड इक्वल टू 7, मैं ले लेता हूँ माइनस माइनस माइनस, z से z कैंसिल, यहाँ पे आया x माइनस वाई इक्वल टू -2, यहाँ से मेरे को इक्वेशन मिली, ठीक है। सिमिलरली मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, x माइनस वाई मेरे को -2 मिला, यहाँ पर है x प्लस वाई, है ना, मैं क्या करता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 है।
अगर मैं x प्लस जेड इक्वल टू 5 की x प्लस जेड इक्वल टू 5 जो सेकंड था उसको यहाँ पुट कर दूँ, उसको यहाँ पे पुट कर दूँ, ये भी तो है ना x प्लस जेड, इसकी जगह पे मैं 5 लिख देता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा y प्लस 5 इक्वल टू 9। y की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 5 दैट इज़ 4। y की वैल्यू 4 आई। जब मैंने इसको इवेल्यूएट किया मेरे को यहाँ से मिला x माइनस 4 इक्वल टू -2, y मैंने यहाँ रख दिया तो यहाँ से आया -2 प्लस 4, x की वैल्यू मेरे को मिली 2, y मिला 4, z कैसे मिलेगा, z मैं किसी भी इक्वेशन में रख देता हूँ, तो x प्लस जेड इक्वल टू 5, z यहाँ से मिल जाएगा मेरे को 5 माइनस 2, z आया 3। किसकी वैल्यू पूछ रहा है, x की वैल्यू 2, तो मुझे आगे निकालने की ज़रूरत थी भी नहीं, ठीक है। अब एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ये भी अलजेब्रा का पार्ट है ना। अलजेब्रा कर रहे हैं दो मैट्रिसेस के बीच में, नंबरों के बीच में भी अलजेब्रा करते थे ना, प्लस माइनस वेरिएबल्स के बीच में। अब मैट्रिसेस के बीच में अलजेब्रा देखते हैं। ये क्या कहता है, दो मैट्रिक्स कब होते हैं, देखो एडिशन के लिए कंफर्टेबल कब होते हैं दो मैट्रिक्स, इफ़ दे हैव सेम ऑर्डर। सबसे पहले तो भाई सेम ऑर्डर होना ही चाहिए, है ना, और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड कर दो बस। अगर मैट्रिक्स है ए आई जे बी आई जे, देखो ऑर्डर सेम है m क्रॉस n, ये m क्रॉस n है इसका मतलब, ठीक है, ये क्रॉस है, ये क्रॉस है। देन देयर सम a प्लस बी, कोई एक नया मैट्रिक्स बन के आएगा जब मैं इनको ऐड कर दूंगा। जब मैं दो नंबर को ऐड करता हूँ कोई नया नंबर मिलता है ना, 4 प्लस 2 मैं करता हूँ नया नंबर मिलता है 6। तो वो कह रहा है अगर मैं दो मैट्रिक्स को ऐड करता हूँ तो मेरे को एक नया मैट्रिक्स मिलेगा c, जो कि क्या होगा, उसके जो एलिमेंट्स होंगे सी आई जे वो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करके बने होंगे। और देखो अगर इसको इलेबोरेट करें, नीचे देखो एग्जांपल में, सपोज ए ये था a11 a12 a13, ये उसके एलिमेंट्स हो गए, बी के एलिमेंट्स हो गए b11 b2 b12 b13, इस टाइप से हो गए। इनको जब मैं ऐड करूँगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड हो जाएंगे, यानी कि 1 1 वाला 1 1 वाले से ऐड हो जाएगा, 1 2 वाला 1 2 वाले से ऐड हो जाएगा, 1 3 वाला 1 3 वाले से ऐड हो जाएगा। उसी टाइप से 2 1 वाला 2 1 वाले के साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है, 2 2 वाला 2 2 वाले के साथ ऐड हो जाएगा, और भाई 2 3 वाला 2 3 वाले के साथ ऐड हो जाएगा। वैसे ही 3 1 वाला इधर, इनमें बस एडिशन लग जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे a11 प्लस b11, जो आपको नीचे दिख गया होगा, है ना, a12 प्लस b12, a13 प्लस b13, और यही अपना नया c आएगा। जो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे ना, तो कुछ नया मैट्रिक्स दे देंगे भाई ऐड करके, वही आपका c होता है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देख लो, सिंपल सा, आता तो है ही यार मैट्रिसेस सबको, मुझे पता है। 2 5 सपोज मैं ऐसा लेता हूँ, -1 3, ठीक है, बी ले लेता हूँ कुछ 1 2 3 4 टाइप्स में। तो मुझे क्या करना है, a प्लस बी, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर दूंगा, मतलब यानी कि 2 प्लस 1 5 प्लस 2 -1 प्लस 3, है ना, 3 का 4 के साथ होगा 3 प्लस 4, ऐड करके क्या मिलेगा मेरे को, 2 प्लस 1 3, 5 प्लस 2 7, 3 माइनस 1 2, और ये मिल गया 7। तो ये मेरे को मिल गया a प्लस बी ऐड करके। यहाँ तक आया समझ। उसके बाद देखो एडिशन के भी क्या होते हैं, एडिशन की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। हमने वो पढ़ा था ना, ऑपरेशंस पढ़े थे हमने, किस पे पढ़े थे, ऑपरेटर, जो बाइनरी ऑपरेटर था हमने उसके ऑपरेशंस पढ़े थे। तो जब हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी थी तो उसमें क्या, उसमें हमने जो जो चीज़ें देखी थी ना, यहाँ पे भी कुछ थोड़ी उस टाइप से दिखेंगी। जैसे देखो पहले तो कम्यूटेटिव होता है, कम्यूटेटिव यार हम देखते आ रहे हैं, यानी मतलब a प्लस बी मैट्रिक्स को ऐड करो या फिर b प्लस a को ऐड करो, सेम ही आएगा आंसर, ठीक है। वो जो पीछे c आ रहा था ना, वो दोनों में सेम ही आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, अगर 3 मैट्रिक्स हैं a प्लस बी प्लस सी, तो पहले b प्लस सी को ऐड कर दो, बाद में b प्लस सी ऐड करके जो मैट्रिक्स मिलेगा उसमें a ऐड कर दो। ये बराबर होता है कि भाई तुम a प्लस बी को पहले ऐड कर दो, ठीक है, जो मैट्रिक्स मिलेगा उसमें c ऐड कर दो। एसोसिएटिव ये भी देखते आ रहे हैं। एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है भाई, देखो जैसे 1 है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, हमने बाइनरी ऑपरेटर में क्या पढ़ा था कि अगर a एलिमेंट है, a सेट में बिलोंग करता है, तो a स्टार e जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, ऑपरेटर यहाँ पे कुछ भी हो, आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा होता है जब वो ऑपरेट होता है इस एलिमेंट के साथ तो यही एलिमेंट आपको दे देता है। समझ आया।
अब यहाँ पे अपना जो है प्लस है ऑपरेटर, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट भाई अपने को ऐसा चाहिए कि ए ही मिल जाए, तो वही यहाँ पे हमने देखा। जब प्लस होता है तो क्या होगा आइडेंटिटी एलिमेंट, भाई ए चाहिए अगर मेरे को, तो क्या ऐड करूँगा, ज़ीरो। ऑब्वियस सी बात है। सेम वहीं पे और यहाँ पे हो रहा है कि एक मैट्रिक्स एलिमेंट का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि अगर मैं उस मैट्रिक्स में ऐड कर दूँ ज़ीरो मैट्रिक्स को, ये जो ज़ीरो मैट्रिक्स है ये आपका, तो मेरे को ए ही मिल जाएगा। यानी कि आपने, अगर आपका मैट्रिक्स ऐसा कुछ है 1 2 3 4, अगर मैं इसमें ज़ीरो मैट्रिक्स को ऐड कर दूँ तो आपको क्या मिलेगा, 1 + 0 1, 2 + 0 2, 3 + 0 3, 4 + 0 4, वही तो मिल गया। तो इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, हमने क्या पढ़ा था कि अगर मैं ए स्टार को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ई मिल जाए, है ना। एक ऐसा ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता था। सपोज़ अगर मैं प्लस के केस में देखता हूँ, मेरा बाइनरी ऑपरेटर प्लस, ऑपरेटर प्लस है, तो मैं ऐसा क्या ए में ऐड करूँ कि मेरे को ज़ीरो मिल जाए। प्लस के केस में आपका जो ई होता है वो क्या होता है, ज़ीरो, यहाँ से देखा था ना हमने। तो मैं ए में ऐसा क्या ऐड करूँ मेरे को ज़ीरो मिल जाए। भाई तुम बोलोगे अगर -a को मैं ऐड कर दूँ ए में, तो a - a ज़ीरो ही तो हो जाएगा। यहाँ पर भी वही बात होती है। ऑपरेटर है अपना प्लस, तो वो कहता है कि हर एक ए मैट्रिक्स के लिए एक ऐसा इन्वर्स मैट्रिक्स, एडिटिव इन्वर्स मैट्रिक्स, ध्यान रखना है यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ, एडिटिव इन्वर्स, है ना। मैं यहाँ पे किसी मैट्रिक्स के इन्वर्स की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स ये होता है कि अगर मैं ए स्टार ए इन्वर्स करूँ तो मुझे ई मिल जाए, है ना। क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर है प्लस, तो प्लस में आपका जो एडिटिव इन्वर्स होता है वो होता है जनरली उस एलिमेंट का माइनस, तभी आपको ई मिलता है ज़ीरो। यहाँ पर होगा a + -a = 0। यहाँ तक बात समझ आई। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी ये होती है, सिंपल सी एक प्रॉपर्टी होती है, नाम पे ज़्यादा मत जाना, कि अगर a + b एक मैट्रिक्स है ना, a एक मैट्रिक्स है, इसका जो ऑर्डर है ना, अगर वो 2 × 2 है और मैं इसमें ऐड करता हूँ b, वो भी 2 × 2 है, तो जो नया मैट्रिक्स c बनेगा भाई उसका ऑर्डर क्या होगा, खुद बताओ भाई। 2 × 2 ही तो हो गया। जब हमने पीछे क्या किया था, जब हमने दो मैट्रिक्स को ऐड किया, इसका ऑर्डर क्या था 2 × 2, इसका ऑर्डर क्या था 2 × 2, तो जो नया बना उसका ऑर्डर भी तो 2 × 2 है, तो ऑर्डर हमेशा सेम रहेगा ऐड करने के बाद भी। इसी को क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। a + b इज अ मैट्रिक्स ऑफ सेम डायमेंशन एज a एंड b, ठीक है। डायमेंशन ऑर्डर करा था ना पीछे, वही है, ऑर्डर और डायमेंशन एक ही चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, अगर स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें किसी मैट्रिक्स को, मैं स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे उस बात की प्रॉपर्टी हो रही है। तो एक जनरल आइडिया ले लो, अगर a एक मैट्रिक्स है, लिखा है 5 2 3 1, ऐसा कुछ लिखा है, और मैं एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूं ना, अगर ka कर दूं, तो वो जो स्केलर है ना वो अंदर सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि वो हो जाएगा k × 5, k × 2, k × 3 और k × 1। मतलब अगर मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ ना, 2 × ऐसा लिखता हूँ, 2a लिखता हूँ, तो उसका ये मतलब होगा कि 2 इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये स्केलर नंबर है एक, अब ये अंदर जाके सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 5, 2 × 2, 2 × 3, 2 × 1, क्या देगा मेरे को 10, 4 6 और 2। समझ आया, स्केलर का बेसिक आइडिया ये होता है। अब इसकी प्रॉपर्टी कैसे काम करती है, देखो क्या होता है, अगर CD दो स्केलर हैं, जैसे यहाँ पे 2 था ना, तो यहाँ पे सपोज ऐसे कुछ लिखा होता है 2.3a, तो वो कह रहा है कि या तो तुम 2.3a कर लो पहले, यानी कि अगर ऐसा कुछ लिखा है 2 × 3a, ऐसा मुझे कुछ करना है ना, इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है 2 × 3 को, तो वो ये कहता है या तो तुम 2 × 3 को पहले मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 6 है, फिर ये जो 6 है इसको a के सारे एलिमेंट से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये कह रहा है। दूसरा वो कहता है कि भाई 2 बाहर निकाल लो और 3a पहले कर लो, मतलब 3 को पहले a के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो, जो मैट्रिक्स मिलेगा, फिर उसमें 2 को उसके सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर लो, तो एक ही बात आएगी। सिंपल सी बात है यार, मतलब समझ रहे हो ना, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। c बाहर निकाल लिया, c × d में से c बाहर निकाल लिया और d a को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, कॉमन निकालने वाली बात है बस बाहर, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है,
डिस्ट्रीब्यूटिव क्या बताया था भाई, जो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब ये सी स्केलर है, सपोज दो मैट्रिक्स हैं ए प्लस बी, है ना। एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, दूसरा मैट्रिक्स है 1 -1 2 4, ऐसा कुछ है। तो ए प्लस बी अगर मैं करता हूँ, वो ये कहता है कि तुम ए प्लस बी कर लो। तो ए प्लस बी अगर मैं कर लेता हूँ, पहले करके देख लेता हूँ क्या मिलता है। 2 2 -1 1, 3 + 2 5, 4 + 4 8, ऐसा कुछ मिलता है ए प्लस बी। तो वो कहता है कि अगर भाई तुम इस स्केलर को इसके ऐड करके जो मैट्रिक्स आता है उससे मल्टीप्लाई करते हो, सपोज स्केलर था 2, 2 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ए प्लस बी को, तो मेरे को मिलता है, अब ये सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 2 10 16, ऐसा कुछ मिलता है मेरे को। ठीक है, तो वो कहता है ये जो आपका रिजल्ट आया है 2a + b, ये बराबर होगा आपका 2a + 2b के। अब अगर मैं 2a + 2a कर दूं पहले, फिर 2b कर दूं और उनको ऐड कर दूं ना, तो मेरे को यही मिल जाएगा। समझ रहे हो? वो ये कह रहा है ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, स्केलर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। या तो तुम ऐसे करो, या तो तुम ऐसे करो कि पहले a + b को ऐड कर लो, है ना, दो मैट्रिक्सेस को ऐड कर लो और स्केलर से मल्टीप्लाई कर लो बाद में। या फिर तुम ऐसा करो कि पहले स्केलर को डिस्ट्रीब्यूट कर लो, पहले स्केलर को a से मल्टीप्लाई कर लो, फिर स्केलर को b से मल्टीप्लाई कर लो और बाद में ऐड कर दो, तो वो आपको सेम रिजल्ट देगा। यही सेम केस आपका होता है, एक मैट्रिक्स भी स्केलर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, दो स्केलरों के एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। अगर कहीं पे ऐसा लिखा है 1 + 2 × a, तो वैसे तो ये 3a होगा, बट ये इसी चीज़ के इक्वल है a + 2a के। समझ रहे हो? ये इसी चीज़ के इक्वल होगा। वो ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर मैं 1 को a से मल्टीप्लाई कर दूं, प्लस कर दूं 2 स्केलर को a से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, इस 2 को a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे को इसी के इक्वल मिलेगा 3a के। यहाँ तक आई बात समझ? अब देखो, पीछे था अपना एडिटिव आइडेंटिटी, है ना। आइडेंटिटी के लिए मैंने क्या बताया था, अगर a* a इन्वर्स जो होता है वो आपको e देना चाहिए। ठीक है, और क्या होता है, a* e आपको a ही मिलना चाहिए। तो ये क्या होता है, आपका आइडेंटिटी होती है ना। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, ये आपने याद रखनी है। अब देखो यहाँ पे वो कह रहा है मुझे आइडेंटिटी ढूंढ के बताओ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है। एक चीज़ बताओ, अगर मैं a को मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं किस से मल्टीप्लाई करूँ मेरे को a मिल जाए, है ना, e फाइंड आउट करना है मेरे को। किस से मल्टीप्लाई करूँ मेरे को a ही मिल जाए, भाई 1 से, है ना। अगर मैं a को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को a ही तो मिल जाएगा। आई बात समझ? आई ना बात समझ? तो ये अपना क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ये अपना हुआ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वही यहाँ पे लगेगा फंडा कि भाई देखो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यहाँ पे क्या हुई, 1। जब मैं 1 को a से करता हूँ तो मुझे a ही मिल जाता है। समझ आई यहाँ तक बात? अब देखो, 0 की मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि भाई 0 को अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूँ, 0 स्केलर को भी अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ ना, वहाँ तो पीछे 0 मैट्रिक्स देख रहे थे, अगर मैं 0 स्केलर को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 0 ही मिल जाएगा। समझ लेना, अगर ऐसा लिखा है ना 0 1 2 3 4, तो भाई ये 0 ही है, समझे? बस उसी तरीके से अगर किसी स्केलर को मैं 0 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं तो ये भी 0 ही मिलेगा, बस यही कह रहा है वो आपको। उसके बाद क्लोजर प्रॉपर्टी दोबारा कि भाई सपोज करो 1, यहाँ नहीं लिखता यार, यहाँ दिखेगा नहीं तुम्हें, यहाँ लिखा है 1 2 3 4, है ना। इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, 2 × 1, है ना, 2 × 2, 3 × 2 लिख लो या 2 × 3, जो मन करे यार। फिर क्या होगा, 2 × 4। क्या रिजल्ट मिलेगा मेरे को मिलेगा 2 4 6 और 8, ऐसा कुछ मिलेगा। अब भाई ये जो मिला मेरे को 2 × a करने के बाद, 2 × a करने के बाद जो मेरे को मिला वो भी तो 2 × 2 ऑर्डर का है। यहाँ पे क्या था, ऑर्डर 2 × 2, तो ऑर्डर रिजर्व रहा, ऑर्डर वही रहा सेम। यहाँ पे वो यही बात कह रहा है, यहाँ पर वो आपको वही बात कह रहा है। वो कह रहा है कि अगर भाई
आप सी स्केलर से ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी जो डायमेंशन रहेगी वो सेम रहेगी एक ही, है ना। डायमेंशन का मतलब ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए आपका। तो ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, वो कंफर्टेबल कब होंगे? एडिशन में कब कंफर्टेबल होते हैं? जब भाई उनका ऑर्डर सेम हो सबसे पहले तो, है ना। ऑर्डर सेम हो, फिर हम क्या करते थे, उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको ऐड कर देते थे। तो सब्ट्रैक्शन में सेम वही होगा, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे है देखो A11 माइनस B11, वही यहाँ पे लिखा है, समझ आया। A12 माइनस B12 वही लिखा है। A13 माइनस B13 वही लिखा है। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस कर दो, जो सेम पोजीशन के एलिमेंट्स है ना उनको माइनस कर दो, 2121 वाले, 22 वाले, 223 वाले, है ना, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सेम वही करना है आपने, बस माइनस कर देना है। पीछे प्लस करते थे एडिशन में, सब्ट्रैक्शन माइनस करोगे। अब देखो सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल ले लो, सब्ट्रैक्शन का एक एग्जांपल ले लो 1 2 2 1, ठीक है। मुझे पता है यार, तुम लोगों को पता है ये सब, ठीक है। सेम एलिमेंट माइनस कर दो, मतलब 1 माइनस 2, 2 माइनस 4, 2 माइनस 1 और 1 माइनस 3। ये होता है ना अपना सब्ट्रैक्शन। क्या हो गया? -1 -2 1 और -2। तो ये हो गया मेरा A माइनस B। सबको पता है भाई, अक्खी दुनिया को पता है क्या आना है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना, किसी एग्ज़ाम में आया है ये, किसी एंट्रेंस में तो आया था। सिंपल सा ही क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है यार इसमें तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है तुम्हें 2A माइनस B चाहिए, अलजेब्रा करने के लिए कह रहा है बेसिकली। तो 2A पे ये वाला मैट्रिक्स डाल दो, A मैट्रिक्स -3 3 2, ठीक है, माइनस B क्या है 3 -2 2 3, ये हुआ। अब क्या होगा, ये स्केलर है, स्केलर मल्टीप्लाई क्या होता है, सारे एलिमेंट्स हो जाता है। 2 2 4, 2 3 6, 2 3 6, 2 2 4, है ना, माइनस ये एलिमेंट आएंगे। अब क्या मिलेगा, 4 - 3 1, -6 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -6 + 2 वो देगा मुझे -4। यहाँ से क्या मिलेगा, 6 - 2 4, 4 - 3 1। आई बात यहाँ तक समझ? क्या ऑप्शन आया, सी ऑप्शन आया। अब देखो ये भी DU-JAT का आया हुआ क्वेश्चन है, ये DU-JAT का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन इसमें भी आपको अलजेब्रा करने के लिए कह रहा है। आपको दिया हुआ है 2x + y + z = 0। x एक मैट्रिक्स है, y एक मैट्रिक्स है, z भी एक मैट्रिक्स है। आपको x और y मैट्रिक्स तो गिवन है, पर आपको z मैट्रिक्स नहीं गिवन। तो आप क्या करो, आप पहले वैल्यू डाल दो। यहाँ पे डालो -1 2 3 और 4, प्लस y डाल दो 3 - 2 1 और 5, प्लस z = 0। अब ऑपरेट करो पहले, यहाँ आएगा -2, सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 2 3 6, 2 4 8, प्लस यहाँ पे आएगा 3 - 2 1 और 5, प्लस z = 0। अब करो -1, है ना, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, 4 - 2 2, 6 + 1 7, 8 + 5 13, प्लस z = 0। अब क्या है, देखो तुम्हें z ऐसा चाहिए कि भाई मैंने अगर z ऐड करा होता इसमें तो मेरे को 0 मिल जाता। तो तुम क्या करो, z को उधर भेज दो, सिंपल, -1 2 7 13, वहाँ पे हो जाएगा -z। अब ये z कुछ मैट्रिक्स होगा ना, इसके अंदर एलिमेंट होंगे कुछ। यहाँ हो गया -1 2, यार यहाँ दिखेगा नहीं तुम्हें, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे होगा -1 7 2 13 माइनस, अब ये z, सपोज z के एलिमेंट मुझे नहीं पता, z के एलिमेंट है A B C D, है ना। ये -1 है ना, यहाँ पे बाहर -1 है, माइनस का मतलब -1, तो ये -1 स्केलर है। अभी अंदर जाके सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये देगा -A -B -C और -D। अब देखो ये हो गए, अब यहाँ पे इक्वालिटी लगी है बीच, मतलब इक्वल मैट्रिसेस की बात हो रही है। तो ये मैट्रिसेस इक्वल हैं। इक्वल कब होते हैं, जब ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर सेम है दोनों का, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए।
तो जो -1 है वो -a के इक्वल होना चाहिए, तो -1 इक्वल टू -a, है ना। यहाँ से क्या मिला, a इक्वल टू 1। उसी टाइप से -b इक्वल टू 2 या 2 इक्वल टू -b, जो बोलना है बोल लो। तो b क्या मिला, -2। उसी टाइप से 7 इक्वल टू -c, है ना। इसको सॉल्व करूँगा, c इक्वल टू -7, फिर 13 इक्वल टू -d लास्ट, तो d यहाँ से आया -13। अब ए बी सी डी के एलिमेंट्स तुम्हें मिल गए। ए बी सी डी क्या बना अपना, a आया 1, ये माना था ना हमने z, b आया -2, c आया -7 और d आया -13। देख लो ये वाला कौन सा है, 1 -2 1 -2 -7 -13। कुछ गड़बड़ हुई क्या प्लस माइनस करने में? ये आया, अच्छा यहीं पे गलत कर दिया। 3 -2 तो +1 आना चाहिए था, ठीक है, गलती मत करना। 4 -2 तो ये तो ठीक है, बाकी सब ठीक है। यहाँ पे आना चाहिए था +1 यहाँ पे आएगा +1, तो जो a आएगा वो आएगा -1, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा -1, ठीक है, -2 -7 -13, तो इसका आंसर आएगा 3, जिसमें सारे नेगेटिव होंगे। आई बात यहाँ तक समझ, है ना। तो अब देखो मैट्रिसेस में आपने अभी तक तो हमने इक्वालिटी वगैरह, एडिशन, सब्ट्रैक्शन इस टाइप का देख लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम मल्टीप्लिकेशन वगैरह देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहो, काफ़ी बेसिक से क्वेश्चन आए हुए हैं। आप मैट्रिसेस के देखोगे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आए हुए हैं। बाकी क्या है कि मैट्रिसेस में थोड़े से फंक्शंस वगैरह डाल देते हैं, उससे क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल बन जाता है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है। चलो यार प्रैक्टिस करते रहो तब तक के लिए। गुड लक एंड बाय।